हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो आज है 8 जून, संडे का दिन है। तो आज का सेशन हमारा वीकली करंट अफेयर का सेशन होने वाला है। यहां पर हम टॉप 25 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड तक सेशन देखिए, सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है, आने वाली एग्जाम में आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। तो एंड तक सेशन में बने रहिएगा। आज के वीकली करंट अफेयर के सेशन में शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज के वीकली करंट अफेयर का। हाल ही में खीचन और मेनार वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा दिया गया। दोनों ही प्लेस भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो दो वेटलैंड है, एक है खीचन वेटलैंड और एक है मेनार वेटलैंड। ये दोनों ही देखने को मिलते हैं भारत के राजस्थान राज्य में। इन दोनों को हाल ही में रामसर साइट का दर्जा दिया गया और इन दोनों को मिलाकर इंडिया में रामसर साइट की संख्या हो गई है अब 91। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि वर्तमान में भारत में कितनी रामसर साइट है, तो 91 है। आपको पता है 2024 के एंड तक हमारे पास 85 रामसर साइट थी, लेकिन फरवरी 2025 में 4 नए वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा दिया गया, जिसमें एक है सक्कर कोटई बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में, एक है थैरथगल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु की है, खेचे ऑपलरी वेटलैंड जो कि सिक्किम में है, सिक्किम की पहली रामसर साइट, और उधवा झील झारखंड में, झारखंड की पहली रामसर साइट। तो इस तरीके से 4 रामसर साइट और जुड़ी फरवरी 2025 में और रामसर साइट की संख्या हो गई 89। अब 2 और जुड़ी है, राजस्थान का खीचन फलोदी में है राजस्थान के, और एक राजस्थान के उदयपुर में है मेनार वेटलैंड। तो इन दोनों को भी रामसर साइट का दर्जा दिया गया और अब रामसर साइट हो गई इंडिया में 91। आपको पता है इंडिया में सबसे ज्यादा रामसर साइट कहां पर है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में हमको 20 रामसर साइट देखने को मिलती है, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा। तो वर्तमान में 2 नई जुड़ी, कितनी रामसर साइट हो गई? 91। हाल ही में संपन्न 26th एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते और मेडल टेली में इंडिया कौन से स्थान पर रहा? तो हाल ही में 26th एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया गया। यहां पर इंडिया ने टोटल 24 मेडल अपने नाम किए और मेडल टेली में इंडिया दूसरे स्थान पर रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में, सर आयोजन कहां हुआ? तो एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था 27 से लेकर 31 मई तक 2025 तक साउथ कोरिया के ग्यूमी में। गुमी नाम का प्लेस है साउथ कोरिया में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लास्ट वीक के एंड में ये खत्म हुआ था, तो हमने यहां पर इसे कलेक्ट कर लिया है। भारत ने 24 मेडल यहां पर अपने नाम किए और मेडल टेली में इंडिया ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। इंडिया ने 24 मेडल में से 8 गोल्ड जीते, 10 सिल्वर जीते और 6 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। चाइना पहले स्थान पर रहा 32 मेडल के साथ, 19 गोल्ड, 9 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज। इंडिया दूसरे नंबर पर 24 मेडल के साथ, 8 गोल्ड, 10 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज, और जापान तीसरे नंबर पर रहा 28 मेडल के साथ। आयोजन कहां हुआ है? एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का 2025 में साउथ कोरिया के गुमी नाम के प्लेस में। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप हर 2 साल में एक बार आयोजित की जाती है और इसका आयोजन करवाती है एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन। सबसे पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी 1973 में। अब 2 साल में एक बार आयोजित होता है, तो 2025 के पहले आयोजित किया गया था 2023 में, और इसका आयोजन किया गया था थाईलैंड के बैंकॉक में। तब मेडल टेली में पहले स्थान पर जापान था, दूसरे पर चाइना था और इंडिया उस वक्त तीसरे स्थान पर रहा था। हम नई मेडल टेली को याद रखेंगे 2025 वाली, लेकिन यहां पर यह याद रखिएगा कि 2023 का कहां आयोजित किया गया? तो थाईलैंड के बैंकॉक में। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? मिस वर्ल्ड 2025 इस बार 72 एडिशन था मिस वर्ल्ड का। आयोजन भारत के तेलंगाना के हैदराबाद में किया गया और मिस वर्ल्ड बनी है यहां पर ऑपल सुचाता चुआंगश्री। ये थाईलैंड की रहने वाली है। थाईलैंड से मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली महिला है। कौन? ऑपल सुचाता चुआंगश्री। तो यह है ऑपल सुचाता, थाईलैंड से फर्स्ट मिस वर्ल्ड विनर रही अभी तक। इन्होंने इथोपिया की हॉसेट डेरेज एडमसू को हराया, जो कि दूसरे स्थान पर थी। इंडिया को यहां पर रिप्रेजेंट किया था नंदिनी गुप्ता ने, लेकिन ये टॉप 8 में भी नहीं आ सकी। लेकिन इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो ये नंदिनी गुप्ता है। आयोजन कहां पर हुआ? आयोजन हुआ तेलंगाना के हैदराबाद में।
आपको पता है ये 72 एडिशन है, इसके पहले 71 एडिशन भी इंडिया में आयोजित किया गया था मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में। तो 2024 में विनर रही थी क्रिस्टीना प्रित्स्कोवा, 71th एडिशन था, चेक रिपब्लिक के रहने वाली है। तो अब इन्होंने ताज पहनाया है ओपल सुचाता च्वांगश्री को, जो कि थाईलैंड की है और 72वां मिस वर्ल्ड इन्होंने जीता है। नोमैडिक एलिफेंट मिलिट्री एक्सरसाइज भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जा रहा है? नोमैडिक एलिफेंट मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन किया जा रहा है इंडिया और मंगोलिया के मध्य में। इंडिया और मंगोलिया की सेना के मध्य में आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए, कोलैबोरेशन स्थापित करने के लिए, दोनों देशों के मध्य में पीस को बढ़ावा देने के लिए नोमैडिक एलिफेंट नाम का मिलिट्री एक्सरसाइज आयोजित किया जाता है। इस बार 17वां एडिशन है और आयोजन हो रहा है मंगोलिया के उलान बाटोर नाम के शहर में। इसके पहले जो 16th एडिशन था वो 2024 में हुआ था और इसका आयोजन हुआ था मेघालय के उमरोई में। सबसे पहली बार नोमैडिक एलिफेंट मिलिट्री एक्सरसाइज की शुरुआत इंडिया और मंगोलिया के मध्य में की गई 2004 में। तो अब 17वां एडिशन है 2025 में। आयोजन कहां पर किया जा रहा है? देखिए, ये शुरू हो गया था 31 मई को और इसका आयोजन किया जाएगा 13 जून 2025 में, इस महीने के मध्य तक। इस बार विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? पहले तो हम ये समझे कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया कब जाता है। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है हर साल 5 जून को, अभी मनाया गया था 5 जून को। थीम की बात करें तो पुटिंग एन एंड टू प्लास्टिक पॉल्यूशन 2025 में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की थीम है। सबसे पहली बार एक सम्मेलन हुआ था जिसका नाम है स्टॉकहोम सम्मेलन। आपको पता है पर्यावरण संरक्षण पर सबसे पहला इंपॉर्टेंट सम्मेलन जो आयोजित किया गया था वो स्टॉकहोम सम्मेलन था, स्वीडन के स्टॉकहोम में 1972 में आयोजित किया गया था पर्यावरण संरक्षण के लिए। और यहीं पर पहली बार अनाउंस किया गया था कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाएगा 5 जून को। तो इसके बाद 5 जून से वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जा रहा है। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस या सम्मेलन 1972 में आयोजित हुआ था। इसकी थीम रखी गई थी ओनली वन अर्थ और इस समय 122 कंट्रीज ने यहां पर पार्टिसिपेट किया था और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए स्टॉकहोम डिक्लेरेशन को साइन किया गया था सदस्य देशों के मध्य में। और यहीं पर यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की भी स्थापना की गई थी और यहीं से वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे शुरू किया गया। कब? तो ये शुरू किया गया 5 जून को। थीम पूछी गई है तो थीम है पुटिंग एन एंड टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की थीम 2025 में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता देता हूं ऑफर ऑफ द डे के बारे में। देखिए, आप सभी को पता होगा, आप सभी के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया गया था हमारे द्वारा। 90 डेज का ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम है इसके 60 डेज आपके लिए कंप्लीट हो गए हैं। आगे जो 20 डेज है वहां पर जो आपके टेस्ट होंगे ना वो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होने वाले हैं, जहां पर आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और यहां पर अब जो क्वेश्चन आएंगे 20 टेस्ट में वो आपके प्री और मेंस दोनों के लिए रहेंगे, एसएससी की किसी भी एग्जाम के लिए। तो आगे 20 टेस्ट आपके कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट है और इसके अलावा आखिरी के जो 10 टेस्ट होंगे आपके वो फुल लेंथ टेस्ट होने वाले हैं, एफएलटी होने वाला है। तो जिन भी स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया है मेंटरशिप प्रोग्राम, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं काफी एफोर्डेबल प्राइस में। और यहां पर बाकायदा आपको डेली स्टडी प्लान दिया जाता है, डेली प्रैक्टिस टेस्ट दिए जाते हैं और इसके अलावा आपको परफॉर्मेंस भी यहां पर पता चलती है कि आपकी रैंक क्या है और आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो आप इस मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसके लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर आप इसे लॉन्च कर ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जो पिछले टेस्ट है अभी तक जो 60 हो गए हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं, तो आप पूरा 90 डेज का प्रोग्राम अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर आप अवेल कीजिए। कोई भी डाउट आता है तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लीजिए। आगे चलेंगे। आईपीएल 2025 के विनर टीम आरसीबी के कप्तान कौन थे? तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, आपको पता है 2025 में पहली बार आईपीएल जीता है 18 साल के इतिहास में। यहां पर कप्तान थे रजत पाटीदार आरसीबी के।
आरसीबी ने फाइनल में किसको हराया? तो आरसीबी ने फाइनल में हराया था पंजाब किंग्स को। ये दोनों ही टीमें कभी भी आईपीएल नहीं जीती थी, इनमें से अब आईपीएल जीती है कौन? आरसीबी। 22 मार्च को ये शुरू हुआ था, 3 जून को इसका फाइनल खेला गया। 74 लीग मैचेस खेले गए थे 13 अलग अलग प्लेसेस पर आईपीएल के। 18th सीजन था इस बार, टाटा इसका स्पॉन्सर था। टोटल टीमें जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था 10 थी। जो 22 मार्च को पहला मैच हुआ था वो कोलकाता के ईडन्स गार्डन में हुआ था, कोलकाता नाइट राइडर और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के मध्य में। और फाइनल जो हुआ 3 जून को वो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के मध्य में खेला गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात में। यहां पर विनर रही रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और रनर अप रही पंजाब किंग्स की टीम। अवार्ड्स पूछे जा सकते हैं 2025 के, तो मैं आपको वैसे बता चुका हूं। ऑरेंज कैप सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए साई सुदर्शन को दिया गया, गुजरात टाइटन के लिए खेलते हैं। 759 रन इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में बनाए। और पर्पल कैप सबसे ज्यादा विकेट लेने के लिए प्रसिद्ध कृष्णा को दिए गए, इन्होंने 25 विकेट लिए, गुजरात टाइटन के ही ये खिलाड़ी हैं। अदर अवार्ड की बात करें तो प्लेयर ऑफ द मैच पूछा जाएगा फाइनल का, ये हैं कुणाल पांड्या आरसीबी के प्लेयर। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन साई सुदर्शन गुजरात टाइटन। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल के लिए खेलते हैं। और इसके अलावा एक क्वेश्चन आप ये याद रखिएगा, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन सूर्य कुमार यादव मुंबई इंडियन के लिए। सबसे ज्यादा 6 लगाए हैं टूर्नामेंट में निकोलस पूरन ने, जो कि एलएसजी के लिए खेलते हैं, लखनऊ सुपर जॉइंट के लिए। 40 इन्होंने 6 लगाए हैं। कैच ऑफ द सीजन की बात करते हैं तो ये कमेंडू मेंडिस जो कि सनराइजर हैदराबाद के लिए खेलते हैं। फेयर प्ले अवार्ड दिया गया चेन्नई सुपर किंग को, और सबसे ज्यादा 4 मारे हैं, चौके मारे हैं साई सुदर्शन ने 88, गुजरात टाइटन के लिए खेलते हैं। तो ये अवार्ड याद रखिएगा, ये पूछे जा सकते हैं। सबसे ज्यादा अभी तक आईपीएल में जिन्होंने रन बनाए वो विराट कोहली है, पूरे सीजन मिला ले तो इनके टोटल 8661 रन है विराट कोहली के। और सबसे ज्यादा विकेट की बात करें तो ये युजवेंद्र चहल ने लिए हैं, इन्होंने 221 विकेट लिए हैं अभी तक पूरे आईपीएल में, जितनों में भी इन्होंने खेला है, या पूरा अगर मिला ले 18 सीजन तो सबसे ज्यादा विकेट और सबसे ज्यादा रन। आगे, लद्दाख राजभाषा अधिनियम 2025 के तहत किन 2 भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई? तो भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में लद्दाख ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 2025 को मंजूरी दी, साइन किया। इसके आधार पर लद्दाख की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई गई है 5। 3 लैंग्वेज पहले से लद्दाख की ऑफिशियल लैंग्वेज थी, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू। 2 और जोड़ी गई है, इनमें है भोटी और पुर्गी। भोटी और पुर्गी भी अब लद्दाख की ऑफिशियल लैंग्वेज है। भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने लद्दाख ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 2025 को हाल ही में अप्रूवल दिया। अगर हम भोटी की बात करें तो यह लद्दाख के लेह में बोली जाती है, और पुर्गी भाषा की बात करें तो यह लद्दाख के कारगिल रीजन में बहुत फेमस है। 2025 के क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? देखिए, अगर हम क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक देखें तो 67 कंट्रीज को यहां पर रैंक किया गया था, जिसमें इंडिया को क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 10वीं रैंक पर रखा गया है। लास्ट ईयर 2024 में जब रैंक आई थी तब हमारी 7वीं रैंक थी, अब हमारी रैंक गिरी है, हम आ गए हैं 10वें प्लेस पर। जारी कौन करता है? 3 संस्थाएं हैं जर्मनी की, एक तो जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। ये 3 संस्थाएं जर्मनी की मिलकर तैयार करती है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को। किस आधार पर? दुनिया के अलग अलग देश क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए कितना एफर्ट कर रहे हैं, है ना, कितना सीरियसली ले रहे हैं, कैसी पॉलिसीज बना रहे हैं, कितनी अच्छी पॉलिसीज है, कितने अच्छे प्लान से, इस आधार पर क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में देशों को रैंक दी जाती है। 67 कंट्रीज में टॉप 3 पर किसी को नहीं रखा गया, मतलब टॉप 3 पर ऐसा कोई भी देश नहीं है जो कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के मानकों को पूरा करे। 4थे नंबर पर रखा गया है डेनमार्क को, मतलब इस लिस्ट में पहले नंबर पर डेनमार्क 4थे पर है, नीदरलैंड 5वें पर, यूके रखा गया 6ठे नंबर पर। इंडिया की 10वीं रैंक है, लास्ट ईयर हमारी 7वीं रैंक थी।
अच्छा, सबसे नीचे कौन? तो 67 देशों में सबसे लास्ट रैंक पर रखा गया ईरान को क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। सबसे लास्ट है ईरान, फिर सेकेंड लास्ट है सऊदी अरब और थर्ड लास्ट है संयुक्त अरब अमीरात यूएई। इंडिया की रैंक 10वीं। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को पहली बार निकाला गया था 2005 में। 3 संस्थाएं मिलाकर हर साल इस इंडेक्स को निकालती हैं। G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो जून मंथ में अभी आगे G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाने वाला है कनाडा में। और इस बार G7 का ये 51वीं समिट है। आपको पता है 50वीं समिट लास्ट ईयर इटली में आयोजित की गई थी G7 की। और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने जब तीसरी बार शपथ ली थी अपने पद की, तो पहली जो उनकी विदेश यात्रा थी वो इटली में ही थी G7 में पार्टिसिपेट करने के लिए। वो 50वां एडिशन था। अब 51वीं G7 समिट का आयोजन किया जाएगा 15 से लेकर 17 जून 2025 तक कनाडा में। अभी देखिए, कल के सेशन में मैंने आपको बताया था कल तक इंडिया को इनवाइट नहीं किया गया था क्योंकि इंडिया और कनाडा के मध्य में मतभेद चल रहे हैं, लेकिन फाइनली कल शाम तक न्यूज आई कि इंडिया को भी बुलाया गया है और अब शायद भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जाएंगे आज G7 समिट में भाग लेने के लिए 51वें एडिशन में, 51वें सीजन में। ठीक है, अगर G7 की बात करें, वर्ल्ड की 7 विकसित इकोनॉमी वाले देशों का एक समूह है। 7 देशों की बात करें तो यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूके। इसकी स्थापना 1973 में हो गई थी G7 की, लेकिन ऑफिशियली पहला सम्मेलन इसका 1975 में हुआ और यहीं से फिर इसकी स्थापना मानी जाती है। पहला सम्मेलन हुआ था फ्रांस में। वैसे तो कभी G7 कभी G8 भी हुआ था। रशिया जुड़ा था 1998 में, लेकिन 2014 में रशिया को फिर से G7 से निकाल दिया गया और G8 वापस हो गया G7। अभी G7 का 51वां एडिशन आयोजित किया जाएगा कनाडा में। दुनिया की सबसे ऊंची 7 चोटियों पर चढ़ने वाले भारत के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन? दुनिया की सबसे ऊंची जो 7 चोटियां है 7 महाद्वीपों की, उनको फतह करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं विश्वनाथ कार्तिकेयन, इंडिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति। और ऑल ओवर वर्ल्ड देखें तो दूसरे व्यक्ति, क्योंकि इनके पहले यूएसए के जॉर्डन रोमेरो, ये दुनिया की 7 चोटियों को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। इनकी एज थी 15 साल जब इन्होंने 7 चोटियों को फतह किया। अब अगर हम विश्वनाथ कार्तिकेयन की बात करें तो इनकी एज है 16 साल। हैदराबाद से आते हैं दुनिया के दूसरे और इंडिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति जिन्होंने वर्ल्ड की 7 समिट्स चैलेंज को पूरा किया सबसे कम उम्र में। मतलब वर्ल्ड की जो 7 सबसे ऊंची चोटियां हैं उन पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। इन चोटियों में देखिए तो एशिया का है माउंट एवरेस्ट, साउथ अमेरिका का अकांकागुआ, यूरोप में जाते हैं तो माउंट एल्ब्रुश, नॉर्थ अमेरिका में माउंट डेनाली, अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो, अंटार्कटिका में विंसन मैसिफ और ऑस्ट्रेलिया में माउंट कॉसियुस्को। इन सभी को फतह किया है भारत के विश्वनाथ कार्तिकेयन ने। भारत के सबसे कम उम्र के व्यक्ति और वर्ल्ड के दूसरे सबसे कम उम्र के व्यक्ति। पीएम मोदी द्वारा हाल ही में घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना का इनॉग्रेशन किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना देखने को मिलेगी उत्तर प्रदेश राज्य में। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में हाल ही में इसकी पहली यूनिट का इनॉग्रेशन किया है। यहां पर 3 यूनिट स्थापित की जाएगी, हर यूनिट होगी 660 मेगावाट की। तो टोटल जो प्लांट है वो 1980 मेगावाट का होने वाला है। 2 यूनिट बाद में बनेगी, अभी पहली यूनिट का इनॉग्रेशन किया गया 660 मेगावाट और पूरे प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट आने वाली है 21,780 करोड़ रुपए। घाटमपुर ताप विद्युत केंद्र कहां पर है? उत्तर प्रदेश के कानपुर में। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने इसकी पहली यूनिट का इनॉग्रेशन किया है। आपको पता है भारत में कुल बिजली उत्पादन का लगभग 60% जो है वो थर्मल पावर प्लांट से आता है, ताप विद्युत केंद्रों से आता है। यही सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है अभी तक इंडिया में। पहला थर्मल पावर प्लांट ताप विद्युत केंद्र हुसैन सागर थर्मल पावर प्लांट था इंडिया में, जो कि 1920 में स्थापित किया गया था। 31 मई 2025 को लोक माता अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती मनाई गई?
तो लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जो कि इंदौर की होलकर वंश की शासिका रही है, 31 मई को इनकी 300वीं जयंती मनाई गई और 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में इंदौर मेट्रो को भी शुरू किया गया था मध्य प्रदेश में। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी भोपाल में थे, वहां से उन्होंने इंदौर मेट्रो को भी वर्चुअली शुरू किया था। तो 300वीं जयंती मनाई गई। अहिल्याबाई होलकर मध्य प्रदेश के मालवा में होलकर वंश की शासिका थी। इनका जन्म महाराष्ट्र में जामनेर तहसील के चौंडी गांव में हुआ था 31 मई 1725 में। इनका जो विवाह हुआ वो होलकर वंश के शासक खांडेराव होलकर के साथ हुआ। जैसे जब विवाह हुआ तब होलकर वंश का शासन था खांडेराव जी के पिता मल्हार राव होलकर के हाथ में। खांडेराव होलकर की मृत्यु हो जाती है, फिर मल्हार राव होलकर की भी मृत्यु हो जाती है और इनके बाद फिर शासन संभालती है 1767 में अहिल्याबाई होलकर और 1795 तक ये शासन की बागडोर अपने हाथ में रखती है। इनकी कैपिटल महेश्वर थी, इंदौर के पास महेश्वर है। इन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया है। अहिल्याबाई होलकर ने सोमनाथ मंदिर, गंगा घाट बनवाए थे यूपी में और बहुत सारे धार्मिक स्थलों को बनाने का श्रेय अहिल्याबाई होलकर को दिया जाता है। भारतीय उद्योग परिसंघ के 2025-26 के लिए नए अध्यक्ष को नियुक्त किए गए। तो भारतीय उद्योग परिसंघ जो कि भारत में जितने भी इंडस्ट्रीज है ना, उनका एक बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गवर्नमेंट और इंडस्ट्री के मध्य में एक ब्रिज के रूप में काम करता है। कोई भी समस्या है दोनों की तो एक दूसरे तक पहुंचाता है। तो ये भारतीय उद्योग परिसंघ है। 2025-26 के लिए इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए राजीव मेमानी। यहां पर राजीव मेमानी की बात करें तो ये ईवाई इंडिया के चेयरमैन के पद पे हैं। एक कंपनी है अकाउंटिंग का काम करती है ईवाई इंडिया, तो इसके अध्यक्ष के या चेयरमैन के पद पे भी हैं राजीव मेमानी, जो कि भारतीय उद्योग परिसंघ के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए। और इनके साथ वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट की गई है सुचित्रा के इल्ला। सुचित्रा के इल्ला की बात करें तो ये भारत बायोटेक की को फाउंडर है जिन्होंने कोवैक्सीन बनाई थी। इसीलिए सुचित्रा के इल्ला को कृष्णा यल्ला के साथ मिलकर 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, क्योंकि कोवैक्सीन बनाई थी इनकी कंपनी ने। तो ये हो गई वाइस प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट कौन? भारतीय उद्योग परिसंघ के, तो ये हो जाते हैं राजीव मेमानी, जिन्होंने संजीव पुरी को रिप्लेस किया है। संस्था क्या करती है ये पता चल गया। स्थापना 1895 में की गई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और चेयरमैन है राजीव मेमानी। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन सा है? इंडिया का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला है दीव। दीव जो कि दमन और दीव का एक जिला है। यहां पर इसकी जो एनर्जी कैपेसिटी है ना, वो 11.88 मेगावाट सोलर पावर है। वर्तमान में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है दीव की, वो पूरी सोलर एनर्जी से ही वो कवर कर लेता है। तो इंडिया का पहला जिला बन गया है जो पूरी तरीके से अपनी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को सोलर एनर्जी से पूरी कर रहा है, दीव है। दीव ने ये जो उपलब्धि है वो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अचीव की है। केंद्र की योजना है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जो कि 15 फरवरी 2024 को लॉन्च की गई थी भारत के पीएम के द्वारा। इस योजना का उद्देश्य था कि 1 करोड़ घरों में मुफ्त बिजली दी जा सके। इसके लिए सोलर पैनल लगाने के लिए 40% तक गवर्नमेंट परिवारों को सब्सिडी देती है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 2024 में लॉन्च की गई। पुर्तगाल में 2025 के संसदीय चुनाव के बाद किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं लुइस मॉन्टेनेग्रो। लुइस मॉन्टेनेग्रो की बात करें तो ये पहले भी पुर्तगाल के पीएम के पद पर थे, 2024 में इलेक्ट होकर आए थे, लेकिन इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया था पार्लियामेंट में पुर्तगाल में। तो उसके बाद इनकी गवर्नमेंट गिर जाती है। अब 2025 में जब इलेक्शन हुए तो फिर से एक बार लुइस मॉन्टेनेग्रो पुर्तगाल के पीएम के रूप में अपॉइंट किए गए और साथ ही साथ प्रेसिडेंट के रूप में मार्सेलो रेबेलो डी सूसा को अपॉइंट किया गया एक बार फिर से। पुर्तगाल यूरोपीय देश है, केवल स्पेन से इसकी बाउंड्री लगती है और पश्चिम में अटलांटिक ओशन देखने को मिलता है। लिस्बन कैपिटल है पुर्तगाल की, यूरो यहां की ऑफिशियल करेंसी है। लुइस मॉन्टेनेग्रो पीएम हो गए, मार्सेलो रेबेलो डी सूसा हो गए प्रेसिडेंट।
संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला महासचिव के रूप में अपॉइंट किया गया है शेखा नासिर अल नोवेस को। अगर हम शेखा नासिर अल नोवेस की बात करें तो ये यूएई से आती है। यूएई की एक बहुत ही फेमस बिजनेस वीमन है जो कि पहली महिला सेक्रेटरी जनरल के रूप में चुनी गई है। देखिए अभी केवल चुनी गई है, इनका जो टेन्योर है वो शुरू होगा जनवरी 2026 से। अभी इस पद पर जुराब पोलोलिकाशविली हैं जो कि जॉर्जिया से आते हैं। ये दिसंबर के एंड तक अपने पद को होल्ड करेंगे और फिर 1 जनवरी 2026 से नई सेक्रेटरी जनरल बनेगी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की शेखा नासिर अल नोवेस, यूएई की। अगर इस संस्था की बात करें तो यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है जो कि पूरे वर्ल्ड के देशों के मध्य में टूरिज्म को बढ़ावा देने और टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए काम करती है। 1975 में स्थापना की गई थी। स्पेन के मैड्रिड में इसका हेडक्वार्टर है। 160 कंट्रीज इसकी मेंबर है। दिसंबर 2025 तक इसके अध्यक्ष सेक्रेटरी जनरल के पद पर कौन रहेंगे? जुराब, जो कि जॉर्जिया से आते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है अन्ना लेना बेयरबॉक को। अन्ना लेना बेयरबॉक की बात करें तो ये जर्मनी से आती हैं। जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर रही है, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर रही है ये अन्ना लेना बेयरबॉक, जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 80वें सेशन की अध्यक्ष के रूप में चुनी गई है। यह जो सेशन है ये आयोजित किया जाएगा सितंबर मंथ में 2025 में। 80वां सीजन है इस बार जिसका आयोजन किया जाने वाला है। और यहां पर अन्ना लेना बेयरबॉक 5वीं ऐसी महिला है जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के किसी सेशन की अध्यक्षता करेगी। इनके पहले भी 4 महिलाएं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सेशंस की अध्यक्षता कर चुकी है। इनमें पहली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक इंडियन है, विजया लक्ष्मी पंडित। जब 1953 में 8वां सेशन था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का तो उसकी अध्यक्षता की थी विजया लक्ष्मी पंडित ने। उसके बाद लाइबेरिया की एंजी ने, बहरीन की शेखा हया राशिद अल खलीफा और इक्वेडोर की मारिया फर्नांडा, ये अलग अलग समय पर अध्यक्ष रह चुकी है। 5वीं अध्यक्ष अब बनेगी कौन? अन्ना लेना बेयरबॉक 80वें सेशन की 2025 में। आपको पता है जो 79th सेशन हुआ था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का लास्ट ईयर 2024 में, उसकी अध्यक्षता फिलेमोन यांग ने की थी। कैमरून के रहने वाले हैं। कैमरून एक अफ्रीकी देश है, इसके रहने वाले हैं फिलेमोन यांग। 79th सत्र के लास्ट ईयर अध्यक्ष थे। हर साल खीर भवानी मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? खीर भवानी मेला आर्ट एंड कल्चर से ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है एग्जाम में। खीर भवानी मेले का आयोजन किया जाता है यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में एक माता जी का मंदिर है। माता जी का नाम है देवी रागन्या या फिर राज्ञ देवी के नाम से जाना जाता है। इन्हें ही कहा जाता है खीर भवानी। माता दुर्गा और माता पार्वती है ना, इनके एक स्वरूप के रूप में रागन्या या राज्ञ देवी की पूजा की जाती है। और यहां पर माता जी को खीर का भोग लगाया जाता है, इसीलिए इसे कहा जाता है खीर भवानी मंदिर या खीर भवानी मेला। मेला हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी पर आयोजित किया जाता है। इस बार यह अभी जून मंथ में आयोजित किया गया। तो खीर भवानी मेला का आयोजन कहां पर? यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में। पोलैंड के नए प्रेसिडेंट के रूप में किसे चुना गया? पोलैंड जो कि एक यूरोपीय देश है, इसके नए प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए हैं करोल नारोकी। यहां पर इंटरेस्टिंग यह है कि करोल नारोकी एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर यहां पर खड़े हुए थे प्रेसिडेंट इलेक्शन में पोलैंड में, और ये यहां पर जीत कर आए हैं। अभी तक प्रेसिडेंट का पद होल्ड कर रहे हैं आंद्रेस डूडा। 6 अगस्त तक ये अपने पद पर रहेंगे। उसके बाद 6 अगस्त को नई नियुक्ति होगी करोल नावारोकी की, जो कि पोलैंड के नए प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। अभी केवल चुने गए हैं, अगस्त में ये अपना पद ज्वाइन करेंगे। ठीक है। पोलैंड एक यूरोपीय देश है, वार्सा इसकी कैपिटल है। आंद्रेस डूडा वर्तमान में अभी प्रेसिडेंट है अगस्त तक, और डोनाल्ड टस्क इसके पीएम के पद पर हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया गया था? फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लेशियर प्रिजर्वेशन
2025 का आयोजन किया गया है तजाकिस्तान की कैपिटल दुशांबे में। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पहला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लेशियर प्रिजर्वेशन है। पहला, ग्लेशियर को कैसे बचाया जा सकता है, ग्लेशियर को कैसे संरक्षित किया जा सकता है, ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते प्रभाव से ग्लेशियर को कैसे बचाया जाए, इन सभी मुद्दों पर यहां पर चर्चा की जाती है। पहला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लेशियर प्रिजर्वेशन तजाकिस्तान के दुशांबे में आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्देश्य आपको पता चल गया। आपको पता है 2025 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसी साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन के रूप में मान्यता दी गई है। 2025 को इस रूप में मनाया जा रहा है। और साथ ही साथ इसी साल 21 मार्च को पहली बार वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर मनाया गया है, जो कि अब हर साल मनाया जाएगा 21 मार्च को। IATA की वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? IATA की बात करें तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की एयर ट्रांसपोर्ट समिट है 2025 की। इसका आयोजन इस साल किया गया है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। आपको पता है ये संस्था का अभी तक केवल दूसरी बार ही समिट इंडिया में आयोजित की जा रही। इसके पहले 1983 में इसकी समिट का आयोजन इंडिया में किया गया था। जब से ये संस्था या समिट शुरू हुई है 1945 से, तब से लेकर केवल 1983 में आयोजन किया गया था इंडिया में समिट का। और अब 42 साल बाद 2025 में भारत की राजधानी नई दिल्ली में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की एनुअल जनरल मीटिंग भी आयोजित की गई और इसी के साथ साथ वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट का भी आयोजन किया गया। दोनों का उद्देश्य एक ही है, एविएशन सेक्टर को कैसे बूस्ट किया जा सकता है, एविएशन सेक्टर में जो हर्डल्स हैं उनको पहचानना, उनको दूर करना, टेक्नोलॉजी को कैसे एविएशन सेक्टर में उन्नत किया जा सकता है, इन सभी मुद्दों पर यहां पर चर्चा की जाती है। तो दोनों का ही आयोजन कहां पर किया गया? भारत की राजधानी नई दिल्ली में। पहली बार शुरुआत की गई थी समिट की 1945 में, कनाडा के मॉन्ट्रियल में इसकी शुरुआत हुई थी। 6 जून को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का इनॉग्रेशन किया है। 6 जून को भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का इनॉग्रेशन किया। यह किस नदी पर स्थित है? तो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जो कि बनाया गया है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में चिनाब रिवर पर। वर्ल्ड का सबसे ऊंचा ब्रिज है चिनाब रिवर पर जम्मू कश्मीर में, रेलवे ब्रिज है ना। यह समुद्र तल से 359 मीटर की ऊंचाई पर है। हाल ही में 6 जून को भारत के पीएम ने इसका इनॉग्रेशन किया। एक्चुअल में ये जो ब्रिज है ना, ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का एक हिस्सा है। ये जो पूरा रेलवे बोल सकते हैं कि प्रोजेक्ट है, ये 272 किलोमीटर लंबा है। 42,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ इसे बनाया जा रहा है, जिसमें 943 पुल हैं और 36 अलग अलग सुरंग। उनमें से एक पुल है वर्ल्ड का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बना चिनाब नदी पर 359 मीटर जम्मू कश्मीर में। और साथ ही साथ भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने चेनाब पुल के साथ ही कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस का भी इनॉग्रेशन किया है 6 जून को। ली जेमियांग किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए? ली जेमियांग की बात करें तो ये हाल ही में नए प्रेसिडेंट बने हैं साउथ कोरिया के। देखिए, अप्रैल तक साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट के पद पर थे यून सुक योल, लेकिन इनको वहां पर इंपीचमेंट की प्रोसीजर से हटा दिया गया था। महाभियोग, जो कि प्रेसिडेंट को हटाने का एक तरीका होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है आर्टिकल 61 में, इसी एक प्रोसीजर के द्वारा यून सुक योल को भी उनके पद से हटा दिया गया था अप्रैल में। अब जब दक्षिण कोरिया में इलेक्शन हुए, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए, तो लिबरल पार्टी के उम्मीदवार ली जेमियांग नए प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किए गए हैं साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया भारत एशिया महाद्वीप के ईस्ट में देखने को मिलता है। सियोल इसकी कैपिटल है और साउथ कोरियन वोंग यहां की ऑफिशियल करेंसी है। विटोल्ड बांका को फिर से वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये किस देश से संबंधित है? देखिए, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की बात करें, पूरे वर्ल्ड में जो खेलों का क्षेत्र है वहां पर डोपिंग को प्रतिबंधित करना, डोपिंग को कंट्रोल करना, रोकना। डोपिंग मतलब प्रतिबंधित पदार्थ, नशीली दवाएं जो कि खेलों के विरुद्ध है ना।
फेयर तरीके के खेलों को बढ़ावा देने के लिए, डोपिंग को प्रतिबंधित करने के लिए वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी काम करती है। मॉन्ट्रियल के कनाडा के मॉन्ट्रियल में इसका हेडक्वार्टर है। इसके एक बार फिर से अध्यक्ष बने हैं विटोल्ड बांका। तीसरा कार्यकाल है इनका, और तीसरा और आखिरी कार्यकाल 2020 से विटोल्ड बांका वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के अध्यक्ष के पद पर है। ये आते हैं पोलैंड से, पोलैंड के रहने वाले हैं। ठीक है, अब यहां पर इनके अलावा एक और नियुक्ति की गई है वाइस प्रेसिडेंट के पद पर, यांग यांग नाम है ये, यांग यांग चीन की रहने वाली है यांग यांग, जिनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का। इनका भी ये तीसरा कार्यकाल है और आखिरी कार्यकाल। दोनों ही 1 जनवरी 2026 से तीसरा कार्यकाल कंटिन्यू करेंगे और 31 दिसंबर 2028 तक ये तीसरा और अंतिम कार्यकाल है दोनों का। अभी भी ये दोनों इसी पद पर है और 1 जनवरी 2026 से तीसरा कार्यकाल शुरू होगा। अध्यक्ष विटोल्ड बांका की बात करें तो ये 2005 से 2012 तक 400 मीटर स्प्रिंट में पोलैंड का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, पोलैंड के रहने वाले। 2020 में ये पहली बार बने थे, फिर 2023 में, अब 2026 में। ठीक है, यांग यांग की बात करें तो चीन की शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटर हैं। 2002 में चीन की पहली विंटर ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बनी है यांग यांग, ये बनी है वाइस प्रेसिडेंट। वाडा के बारे में आपको पता चल गया, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के बारे में इसका काम क्या है। स्थापना 10 नवंबर 1999 में की गई थी। हेडक्वार्टर कनाडा के मॉन्ट्रियल में देखने को मिलता है। लास्ट क्वेश्चन, 2025 से 2028 तक के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष किसे चुना गया? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस। इसकी स्थापना है ना 1930 में हुई थी और ऑलमोस्ट 95 साल के इतिहास में कभी भी इंडिया इसका अध्यक्ष नहीं बना, लेकिन अब 2025 से 2028 तक के लिए इंडिया को इसकी अध्यक्षता मिली है। लास्ट ईयर नवंबर 2024 में इसके अध्यक्ष के रूप में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत के सेक्रेटरी आईएएस अधिकारी वी श्रीनिवासन का नाम नामित किया था। अब जब अध्यक्ष पद के लिए इलेक्शन हुआ ना, तो वी श्रीनिवास को 61.7% वोट मिले और ऑस्ट्रिया के उम्मीदवार को हराकर अब अध्यक्ष बना है इंडिया और अध्यक्ष रहेंगे सेक्रेटरी वी श्रीनिवास 2025 से 2028 तक। संस्था के बारे में जान लेते हैं, इसका काम क्या है। एक नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव या लोक प्रशासन पर साइंटिफिक रिसर्च के लिए काम करता है और इसके अलावा सभी देशों के मध्य में सहयोग के लिए काम करता है। किसके लिए? लोक प्रशासन को उन्नत बनाने के लिए। 31 मेंबर कंट्रीज देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अदर मेंबर में 20 नेशनल सेक्शंस देखने को मिलते हैं। 15 एकेडमिक रिसर्च सेंटर इस संस्था में शामिल है। तो ये पूरा एक संघ है। इसकी अध्यक्षता 2025 से अब 2028 तक आई है इंडिया के पास। ठीक है, इसकी स्थापना 1930 में की गई थी और बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। डन। तो यहां पर हमने 2 से लेकर 8 जून तक के सभी करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस कर लिया। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन आई होप आपको बहुत ही इजी वे में समझ में आया होगा। ऑफर ऑफ द डे में मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहां पर जाकर आप मेंटरशिप प्रोग्राम को अवेल कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पूरा गाइडेंस मिल जाएगा उसमें। इसके अलावा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।